मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार यादव अभिनव कोचिंग जेट क्लासेज में आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक इजी टॉपिक की, और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जिसको बोलते हो आप कोशिका झिल्ली। क्या होती है कोशिका झिल्ली? यह एक जीवित झिल्ली होती है। जीवित झिल्ली होती है। यह एक पतली झिल्ली होती है। झिल्ली होती है। इसमें लचीलापन या प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। जीवित झिल्ली होती है। जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यह एक पतली झिल्ली होती है। इसमें लचीलापन या प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। यह अर्धपारगम्य यानी सेमी परमिएबल या चयनात्मक पारगम्य यानी सेलेक्टिव परमिएबल होती है। सेलेक्टिव परमिएबल होती है। अर्धपारगम्य तथा चयनात्मक पारगम्य। अर्धपारगम्य जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए प्लाज्मा झिल्ली पारगम्य होती है, सेमी परमिएबल होती है। जबकि जितने भी लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए यह बैरियर का काम करती है। ट्रांसपोर्ट के थ्रू उनको अपने अंदर ले जाती है, तो वो चयनात्मक पारगम्य हो सकता है। प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था नेगेली तथा क्रेमर ने दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा लेमा नाम किसने दिया? प्लाज्मा लेमा नाम ये दिया जे.क्यू. प्लोव ने दिया प्लाज्मा नेमा नाम। और इसके अदर नेम हो सकते हैं। अदर नेम बोल सकते हैं उसको बायोमेम्ब्रेन के नाम से जाना जा सकता है। बायोमेम्ब्रेन के नाम से जाना जा सकता है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बायोमेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यूनिट मेम्ब्रेन नाम प्रस्तावित किया था रॉबर्टसन ने प्रस्तावित किया था। जीवित झिल्ली होती है, पतली होती है, लगभग 75 से 100 एंगस्ट्रम यह मोटी होती है। इसमें लचीलापन पाया जाता है यानी प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। जितने भी लिविंग्स ऑर्गेनिज्म एनिमल्स होते हैं उनके अंदर लचीलापन इसी कोशिका झिल्ली के कारण वह गति कर पाते हैं, अन्यथा गति, क्योंकि प्लांट्स में भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं उनके ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल पाई जाती है, जिस कारण यह सेल वॉल क्या होती है, प्लांट्स को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, जिससे वह गति नहीं कर पाते हैं। जबकि एनिमल्स होते हैं, जितने भी प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, वो गति कर पाते हैं, क्योंकि उनमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो जीवित होती है
और उनमें लचीलापन या प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है। ठीक है, यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब यानी गैसियस मॉलिक्यूल्स, जितने भी गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं कोशिका झिल्ली से आर पार जा सकते हैं। जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े अणु, उनके लिए यह चयनात्मक पारगम्य सेलेक्ट करेगी और ट्रांसपोर्ट के थ्रू, किसी प्रोटीन्स के थ्रू कोशिका के अंदर जाएगी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन नाम दिया नेगेली तथा क्रेमर ने दिया था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा नाम दिया था जेक्यू प्लो ने, और इसके अदर नेम हो सकते हैं, ये बायो मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। यूनिट मेम्ब्रेन नाम प्रस्तावित किया था रॉबर्टसन ने, और सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। ठीक है, इतनी बात हुई। आगे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली, यह बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, कुछ मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। यदि कंपोजिशन देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन देखा जाए तो इसमें लिपिड होती है लगभग 50%, इसमें प्रोटीन हो सकती है लगभग 50%, और इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है लेस देन 1%। कंपोजिशन में लिपिड 50%, 50% लिपिड पाई जा सकती है, 50% प्रोटीन पाई जा सकती है, और कार्बोहाइड्रेट 1 से भी कम पाया जाता है। इसकी संरचना को समझने के लिए अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल प्रस्तावित किए, तो इसके मॉडल देख लेते हैं। मुख्य 3 मॉडल है। एक होता है सैंडविच मॉडल, दूसरा होता है इकाई कला मॉडल, तीसरा होता है तरल मोज़ेक मॉडल। सैंडविच मॉडल, इकाई कला मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल 3 महत्वपूर्ण मोस्ट एक्सेप्टेड होते हैं। सैंडविच मॉडल, इकाई कला मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल। सैंडविच मॉडल दिया था डेनियल व डाउसन ने, इकाई कला मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने, और तरल मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर व निकोलसन ने। सैंडविच मॉडल देख लेते हैं कि सैंडविच मॉडल में कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सैंडविच मॉडल की बात कर लेते हैं। सैंडविच मॉडल ये दिया था डेनियल व डाउसन ने। इसमें क्या होती है, जो प्रोटीन 2 लेयर्स, प्रोटीन का 2 द्विस्तर होता है, प्रोटीन के द्विस्तर होते हैं। प्रोटीन के द्विस्तर के दोनों स्तरों के बीच में जो लिपिड पाई जाती है वो एम्फीपैथिक यानी द्विस्तरीय होती है। प्लाज्मा में जो लिपिड होती है वो भी द्विस्तरीय होती है, और वह होती है एम्फीपैथिक नेचर की। तो प्रोटीन के 2 स्तरों के बीच में, स्तरों के मध्य जो लिपिड होती है, लिपिड का द्विस्तर
पैथिक, एम्पीपैथिक नेचर का होता है, एम्पीपैथिक नेचर का होता है। प्रोटीन का एक स्तर लगभग 20 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। देख लेते हैं कैसे होता है। ये बाहर की तरफ अपने पास में पाई जाएगी, बाहर की तरफ प्रोटीन्स का द्विस्तर पाया जाएगा, प्रोटीन का द्विस्तर पाया जाएगा इस प्रकार से। प्रोटीन का द्विस्तर पाया जाता है। प्रोटीन के द्विस्तर में यह लिपिड का एक एम्पीपैथिक स्तर होता है। एम्पीपैथिक नेचर की जो लिपिड पाई जाती है इसके अंदर, प्रोटीन के अंदर। ये लिपिड है अपने पास में। जो बाहरी स्तर होते हैं, यहां पर ये प्रोटीन होती है, यहां पर भी ये प्रोटीन होती है। यह होती है अपने पास में प्रोटीन के दो स्तरों के बीच में लिपिड का एक द्विस्तर होता है, जो होता है एम्पीपैथिक नेचर का होता है। यह फोस्फोलिपिड बोल सकता हूं मैं, या लिपिड बोल सकता हूं। यह होता है फोस्फोलिपिड या लिपिड। फोस्फोलिपिड का द्विस्तर होता है, ठीक है। यह होती है प्रोटीन्स 20 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है लगभग। एक स्तर होता है 20 एंगस्ट्रॉन मोटा और दूसरा भी होता है 20 एंगस्ट्रॉन मोटा। और जो फोस्फोलिपिड का द्विस्तर होता है लगभग 35 एंगस्ट्रॉन 35 एंगस्ट्रॉन मोटा होता है। जो सैंडविच मॉडल के अनुसार जो लिपिड पाई जाती है वो एम्पीपैथिक नेचर की होती है। यानी सैंडविच मॉडल में जो लिपिड होती है वो एम्पीपैथिक नेचर, एम्पीपैथिक नेचर प्रकृति की होती है, एम्पीपैथिक प्रकृति की होती है। एम्पीपैथिक का मतलब होता है इसके पास में दो भाग होते हैं, एक होता है सिर और एक होती है पूंछ। जो प्रोटीन के पास में होता है वो होता है इसका सिर। यानी मेरे पास में मान लेते हैं ये एक लिपिड का द्विस्तर होता है। जो प्रोटीन के पास वाला स्तर होता है उसको मैं सिर बोल सकता हूं, और जो प्रोटीन से दूर है, यहां पर प्रोटीन से और इससे जो दूर है मैं उसको पूंछ बोल सकता हूं, ठीक है। ये हेड हो गया और ये इसकी टेल हो गई। यानी इसको बोल सकते हो आप सिर और इसको पूंछ। जो सिर होता है वो पोलार होता है, पोलार नेचर के होते हैं, पोलार नेचर के होते हैं। सिर पार्ट पोलार नेचर का होता है, जबकि जो पूंछ होती है नॉन पोलार नेचर की होती है, नॉन पोलार नेचर की होती है। इस नॉन पोलार नेचर को मैं बोल सकता हूं हाइड्रोफोबिक नेचर, और यह होती है हाइड्रोफिलिक
फिलिक नेचर की, यानी जो सिर है वो वाटर को पसंद करता है, इसलिए हाइड्रोफोबिक जो नेचर होता है वो वाटर को पसंद करता है, जल को पसंद करता है, जबकि हाइड्रोफोबिक होता है वो जल को पसंद नहीं करता है, जल से दूर भागता है। ठीक है, जो सिर होता है यह ग्लिसरोल के बने हो सकते हैं, जो लिपिड्स के सिर होते हैं वो ग्लिसरोल के बने हो सकते हैं, जबकि जो पूंछ होती है इसकी वह फैटी एसिड चेन से निर्मित हो सकती है। यहां पर पाए जा सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंध पाए जा सकते हैं, वह आयनिक बंध पाए जा सकते हैं, और यहां पर पाए जाते हैं वांडरवाल बंध पाए जाते हैं, वांडरवाल बंध पाए जाते हैं। बात क्लियर है? एक सिर होता है, एक पूंछ होता है, दो स्तर प्रोटीन के होते हैं, एक स्तर 20 एंगस्ट्रॉन का होता है तो दूसरा स्तर भी कितने का 20 एंगस्ट्रॉन का होता है। जो यहां पर जो दोनों प्रोटीन के बीच में एक सैंडविच के समान लिपिड की लेयर होती है, सैंडविच के समान लिपिड की बीच के अंदर धसी हुई होती है, जो फॉस्फोलिपिड होती है वो एम्फीपैथिक नेचर की होती है। एम्फीपैथिक का मतलब होता है एक इसके पास में सिर होता है और दूसरे इसके पास में पूंछ होती है। सिर वाले भाग को पोलार नेचर बोल सकते हैं, जबकि पूंछ वाले भाग को नॉन पोलार बोल सकते हैं। नॉन पोलार भाग होता है हाइड्रोफोबिक नेचर का और पोलार भाग होता है हाइड्रोफिलिक नेचर का। ठीक है, लेकिन यह सैंडविच मॉडल अंत में जाके असफल हो गया। यह कोशिका के अंदर प्रत्यास्थता, कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता तथा चयनात्मक पारगम्यता को स्पष्ट नहीं कर पाया, इसलिए सैंडविच मॉडल असफल हो गया। आगे दूसरा मॉडल आता है अपने पास में, दूसरा मॉडल है अपने पास में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इकाई कला मॉडल, इकाई कला मॉडल। दूसरा मॉडल अपने पास में इकाई कला मॉडल, इकाई कला मॉडल। इकाई कला मॉडल दिया था रॉबर्टसन, रॉबर्टसन ने दिया था। उपरोक्त मॉडल के अनुसार इन्होंने बताया कि सभी कोशिकीय अंगों की झिल्लियां संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान होती है। उपरोक्त मॉडल में बताया कि सभी कोशिकीय अंगों की झिल्लियां, अंगों की झिल्लियां संरचनात्मक एवं कार्यात्मक रूप से समान होती है। लेकिन यह मॉडल भी कोशिका झिल्ली की प्रत्यास्थता को और चयनात्मक पारगम्यता को बताने में असफल रहा, इसलिए यह भी असफल हो गया। और लास्ट मॉडल आता है अपने पास में तरल मोज़ेक मॉडल। तरल मोज़ेक मॉडल में बताया गया था यह सबसे नवीनतम और सर्वमान्य मॉडल होता है। तरल मोज़ेक मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तरल मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर व निकोलसन ने, सिंगर व निकोलसन ने दिया। ठीक है, पहली चीज इसमें मैं बता देता हूं, यह सबसे
नवीनतम मॉडल होता है, नवीनतम मॉडल है। पहली चीज, कोशिका झिल्ली का सर्वमान्य मॉडल, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल। यह सेल मेम्ब्रेन का सर्वमान्य मॉडल है, सर्वमान्य मॉडल होता है। इसमें इस मॉडल के अनुसार थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है अर्ध तरल प्रकृति की होती है, अर्ध तरल प्रकृति की, अर्ध तरल प्रकृति की होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इस मॉडल के अनुसार अर्ध तरल प्रकृति की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तरलता प्रदान कौन करता है? तरलता प्रदान करता है फोस्फोलिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तरलता प्रदान करती है फोस्फोलिपिड। और जो प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है वो मोज़ेक प्रतिरूप में पाई जाती है, मोज़ेक प्रतिरूप में पाई जाती है। सिंगर व निकोल्सन ने दिया था पहली चीज। दूसरी बात करते हैं, सबसे नवीनतम मॉडल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कौन सा? तरल मोज़ेक मॉडल। तीसरी बात करते हैं हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सर्वमान्य मॉडल, सर्वमान्य मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल कौन सा है? तो यह है अपने पास में तरल मोज़ेक मॉडल। तीसरी बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तरल मोज़ेक मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकृति की होती है? अर्ध तरल प्रकृति की होती है। ठीक है, इसको तरलता प्रदान करता है कौन? फोस्फोलिपिड। और प्रोटीन किस रूप में पाई जाती है? तो प्रोटीन पाई जाती है मोज़ेक प्रतिरूप में पाई जाती है। तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार पाई जाती है। यह हमारे पास में एक लिपिड है, इस लिपिड में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती है, या तो प्रोटीन परिधीय प्रोटीन हो सकती है, आंतरिक प्रोटीन हो सकती है, लिपिड के अंदर पाई जाती है, लिपिड के परिधि के ऊपर पाई जा सकती है। इस प्रकार की हो सकती है, या तो अपने पास में जो प्रोटीन पाई जा सकती है लिपिड के अंदर की ओर पाई जा सकती है, यहां पर परिधि के ऊपर प्रोटीन पाई जा सकती है, यहां पर परिधि के ऊपर प्रोटीन पाई जा सकती है, या फिर कुछ बाह्य और कुछ आंतरिक टर्नल प्रोटीन के रूप में जिसको बोलते हो आप, कुछ इस प्रकार की प्रोटीन पाई जा सकती है। यह परिधीय प्रोटीन बोल सकता हूं मैं, परिधीय प्रोटीन बोल सकता हूं इसको मैं। ठीक है, यह आंतरिक प्रोटीन हो सकती है, आंतरिक प्रोटीन हो सकती है। मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो मोज़ेक प्रतिरूप में, यानी कुछ अंदर या कुछ बाहर की तरफ पाई जा सकती है। ठीक है, यह भी परिधीय प्रोटीन हो सकती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और यह आंतरिक या परिधीय दोनों हो सकती है, आंतरिक प्रोटीन हो सकती है। यदि परिधीय प्रोटीन की बात करूं तो तुम्हारा स्पेक्ट्रिन होती है परिधीय प्रोटीन, स्पेक्ट्रिन। जबकि आंतरिक प्रोटीन हो सकती है तुम्हारी परमिएज हो सकती है। ध्यान रखना, जैसे
आपने सुना होगा कि कोई भी हलवाई होता है, ये कोई हलवाई का भगोना होता है, इस भगोने के अंदर कुछ चाशनी है अपने पास में, कढ़ाई के अंदर कुछ चाशनी है। मैं उस चाशनी, ये होती है चाशनी, इस चाशनी को मान सकता हूं मैं क्या, फोस्फोलिपिड। इस कढ़ाई में या भगोने में कुछ गुलाब जामुन इस प्रकार के पाए जाते हैं, इस प्रकार के गुलाब जामुन पाए जा सकते हैं। कुछ आंतरिक हो सकते हैं, कुछ परिधि के ऊपर पाए जा सकते हैं, कुछ परिधि या आंतरिक हो सकते हैं। ये होते हैं गुलाब जामुन। मैं इन गुलाब जामुनों को मान सकता हूं प्रोटीन, ये प्रोटीन हो सकता है, चाशनी को फोस्फोलिपिड मान सकते हैं। ठीक है, तो तरल मोज़ेक मॉडल को गुलाब जामुन मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे फोस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बर्फीले द्वीप समूह इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। फोस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन के बर्फीले द्वीप समूह है, इस प्रकार बोल सकते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि वहां पर फोस्फोलिपिड होती है। फोस्फोलिपिड के अंदर कुछ प्रोटीन्स पाई जा सकती है, कुछ बाह्य हो सकती है, कुछ आंतरिक हो सकती है, कुछ परिधीय हो सकती है, कुछ परिधीय और कुछ आंतरिक हो सकती है। इसलिए तरल मोज़ेक मॉडल को गुलाब जामुन मॉडल भी बोल सकते हैं, गुलाब जामुन मॉडल भी कहा जा सकता है। ठीक है, तरल मोज़ेक मॉडल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह अर्ध तरल प्रकृति की होती है, इसको तरलता दे सकता है। फोस्फोलिपिड और प्रोटीन मोज़ेक प्रतिरूप में पाई जा सकती है। कुछ परिधीय प्रोटीन्स हो सकती है, कुछ आंतरिक प्रोटीन हो सकती है, कुछ टर्नल प्रोटीन्स हो सकती है, परिधीय प्रोटीन्स। एग्जाम्पल देखें तो स्पेक्ट्रिन है अपने पास में, जबकि आंतरिक प्रोटीन परमिएज वगैरह कुछ भी हो सकती है। ठीक है, इसको गुलाब जामुन मॉडल के नाम से जाना जा सकता है, तरल मोज़ेक मॉडल को। तो तीन प्रकार के मॉडल देखे अपन ने, सैंडविच मॉडल, इकाई कला मॉडल और तरल मोज़ेक मॉडल। ठीक है, दूसरी बात, इसके जो मुख्य है वो होते हैं कार्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य क्या है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन डिफरेंट एनवायरमेंटल प्रोवाइड कर सकती है इनसाइड द सेल एज वेल एज आउटसाइड द सेल, यानी कोशिका के बाहर तथा कोशिका के अंदर अनेक प्रकार, विभिन्न प्रकार का एनवायरमेंटल प्रोवाइड करवा सकती है। यह है, जैसे मेरे पास में एक होता है, यह होती है सेल मेम्ब्रेन मान लेना, और ये होती है सेल वॉल, ये होती है सेल मेम्ब्रेन, और यह है सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन तथा सेल वॉल के बीच में कुछ गैप दिखाई दे रहा है, यह गैप होता है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट बोल सकते हो, एपोप्लास्ट कहा जा सकता है। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली तथा कोशिका भित्ति के बीच में पाया जाने वाला जो गैप होता है वो एपोप्लास्ट कहलाता है। यदि बायोलॉजिकल सेल्स का पीएच मान देखिए, बायोलॉजिकल सेल का पीएच देखिए तो 7.2 होता है। ठीक है, और यदि एपोप्लास्ट का पीएच देखिए तो 5 से 6 के बीच में होता है। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल, कोशिका के बाहर और कोशिका के अंदर की तरफ यह अनेक प्रकार का एनवायरमेंटल स्थापित कर सकती है।
पहली चीज, पहला फंक्शन। दूसरी बात करते हैं, दूसरा है अपने पास में यह है सेल सेल इंटररिएक्शन करवा सकती है, कोशिका से कोशिका के बीच में अंतर क्रियाएं करवा सकती है। ठीक है। तीसरी बात करते हैं सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन कोशिका से कोशिका की पहचान करवा सकती है। यह कोशिका से कोशिका की पहचान, कोशिका की पहचान। तीसरी बात कर सकते हैं यह ट्रांसपोर्ट का कार्य कर सकती है, ट्रांसपोर्ट का कार्य कर सकती है, यानी परिवहन का कार्य कर सकती है, पदार्थों के आवागमन के लिए परिवहन का कार्य कर सकती है। चौथी बात करते हैं अपने पास में यह है सेल शेप को चेंज कर सकती है, कोशिका के आकार को चेंज कर सकती है। और पांचवी बात करते हैं अपन यह है सेल मूवमेंट करवा सकती है, सेल मूवमेंट करवा सकती है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात करें यानी एंडोसाइटोसिस, स्पिनोसाइटोसिस हो सकता है, कुछ ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण एंडोसाइटोसिस और तरल पदार्थों का अंतःग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। परिवहन सक्रिय एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा सकती है या पैसिव ट्रांसपोर्ट करवा सकती है। ट्रांसपोर्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा सकती है, यानी यहां पर कोई भी पदार्थ अणु या आयंस जो होते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करेंगे, वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अनुसार यदि कोई भी मॉलिक्यूल से मूवमेंट करते हैं तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर यदि आयंस या अणु सेमी परमिएबल प्लाज्मा अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा परिवहन करते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। या लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर यदि कोई भी अणु या आयन गति करे तो उसको बोल सकते हैं हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां पर एटीपी की आवश्यकता होती है, यहां पर एनर्जी लगती है, जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट में नॉट एटीपी रिक्वायर्ड, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है। बात क्लियर? यह एंडोसाइटोसिस करवा सकती है, एंडोसाइटोसिस करवा सकती है, एंडोसाइटोसिस यानी पदार्थों का अंतःग्रहण एंडोसाइटोसिस कहलाता है। पदार्थों का अंतःग्रहण एंडोसाइटोसिस कहलाता है। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण, फेगोसाइटोसिस तथा तरल पदार्थों का अंतःग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। यानी यह होता है सेल ईटिंग
फेगोसाइटोसिस को बोल सकता हूं मैं सेल ईटिंग बोल सकता हूं, और तरल पदार्थों का अंतःग्रहण सेल ड्रिंकिंग बोल सकता हूं मैं। तो एंडोसाइटोसिस करवा सकती है, एक करवा सकती है कोशिका झिल्ली एक्सोसाइटोसिस, यानी जितने भी अपशिष्ट पदार्थ है कोशिका के अंदर, तो कोशिका से बाहर की तरफ उनको निकालना, फेंक देना, एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। ठीक है, ये अपने पास में सेल मेम्ब्रेन थी। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और यदि कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप टाइप कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। ओके।